हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना वीडियो लेक्चर इस वाले डायग्राम पे छोड़ा था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, विच इज मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन सर्कुलर लेवल्ड रोड, तो अगर वो नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज देख लीजिए। वो जो लेक्चर था वो हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये डायग्राम क्या बताता है, मैं वापस से आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी से, कि कोई भी व्हीकल जब एक सर्कुलर रोड पे मूव करता है, सर्कुलर रोड पे जब वो टर्न लेता है, तो वहाँ पे टर्न लेते हुए जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है, जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि वो जो व्हीकल है वो रोड पे टिका रहे, वहां से बाहर की तरफ ना जाए। मींस वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस व्हीकल को सर्कुलर पाथ पे टिके रहने के लिए जिम्मेदार होता है, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वो उस सर्कुलर पाथ पे रहता है। ठीक है, तो सवाल यह है कि कोई भी व्हीकल जब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहे, बिना उस सर्कुलर पाथ से बाहर जाए। ये जिम्मेदारी किस चीज की है? फ्रिक्शन की है। लेकिन कई बार फ्रिक्शन कम भी हो जाता है। जब किसी व्हीकल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ फ्रिक्शन का रोल कम हो जाता है और व्हीकल के बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या जब बारिश होती है तब भी बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि कंप्लीटली इस फ्रिक्शन पे डिपेंड ना रहा जाए। हमें अपने रोड्स का डिज़ाइन कुछ ऐसा करें हम, ताकि वो जो व्हीकल है वो कंप्लीटली फ्रिक्शन पे ना डिपेंड करे, बल्कि वो किसी और चीज़ पे डिपेंड भी करे, ताकि वो रोड के अंदर ही बना रहे। ऐसा करने के लिए हम करते ये हैं, जो रोड डिज़ाइन करते हैं वो लोग करते ये हैं कि जो रोड बनाए जाते हैं, जो हाईवेज बनाए जाते हैं, वहाँ पे टर्न पे आपने देखा होगा कि रोड अगर इस तरह से मुड़ रही है तो बाहर की साइड से रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। वो फ्लैट रोड नहीं रहता, वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है। जितने भी फ्लाईओवर्स हों, जितने भी हाईवेज हों, टर्न पे, मोड़ पे, जहां पे हल्का सा टर्न आता है, वहां रोड को कुछ इस तरह से टर्न दे दिया जाता है, ताकि वो बाहर की तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ रहे। उसको किनारों से, मींस बैंक से, उन रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाता है, ताकि इससे दो फायदे मिलते हैं। वो दो फायदे ये होते हैं कि वो जो व्हीकल है वो कंप्लीटली फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो किसी और चीज पे भी डिपेंड करने लग जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो व्हीकल है उसके टायर्स का वियर एंड टियर, मतलब मेंटेनेंस, कम हो जाता है। जब एक लेवल्ड रोड पे व्हीकल मूव करता है तो उसके जो टायर्स हैं उनका वो ज़्यादा घिसते हैं, घिसने की वजह से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन जब एक लेवल्ड रोड पे वो मूव करते हैं तो जो टायर्स हैं वो उतना ज़्यादा वियर एंड टियर उनका नहीं होता। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे, या पहले हम लिख लेते हैं इसको फिर डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, ऑन a leveled road only friction is responsible to create centripetal force for the vehicle. And due to which wear and tear of tires of vehicle is also high. To cope up with this problem, roads are
roads are designed in such a way that it will have some inclination at banks, which will also reduce wear and tear of tires. चलिए, एक लेवल्ड रोड पे कोई भी व्हीकल होता है उसमें फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं, जब हम रोड को इंक्लाइन कर देते हैं तो उस केस में सिर्फ फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, कुछ और चीजें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो अगर सिर्फ फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उस कंडीशन में जो वियर टीयर है वो भी कम होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम अब बना लेते हैं, फटाफट देखते हैं फिर आगे। चलिए देखिए, ये कोई रोड है जो कि बैंक कर दिया गया है। इसका मतलब है जो पहले व्हीकल सीधा था अब ये व्हीकल कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है, ये इस तरह से व्हीकल हो चुका है। ये कुछ इस एंगल पे इंक्लाइंड हो चुका है। अब ये जो एंगल है, ये जो एंगल बना है, दिस एंगल इज थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, मतलब इतना इंक्लाइंड कर दिया गया है उस रोड को। क्या समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब यहां पे इस पे लगने वाली फोर्सेस बदलने वाली हैं। वो फोर्सेस कैसे कैसे बदलेंगी देखिए। वेट तो इसका नीचे ही रहेगा, दैट इज mg, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की कहानी बदल चुकी है। क्या क्लियर हो गई बात? जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पहले अपवर्ड लग रहा था अब एक एंगल पे लग रहा है, ठीक है। चलिए अब और क्या चीजें हैं देखिए, इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज mv²/r। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रोड के अलोंग लगता है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया? फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो गया F का। अब आप कई डेरिवेशंस में और बुक्स में देखेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलग से लिया हुआ है, लेकिन हमने डायग्राम बनाया ही इतना बड़ा है कि वो इसी में अकोमोडेट हो जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये दोनों ही एक एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो जरूरी है कि इनको हम रिजॉल्व कर लें। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो उसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो वो दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। तो इसको हमने रिजॉल्व किया तो एक हमें वेक्टर मिल गया कुछ इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर मिल गया हमें इस डायरेक्शन में। तो आप देखिए, ये वाला अगर एंगल थीटा है, ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हुआ। ये एंगल अगर थीटा है तो कंप्लीट ये वाला ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये बचा हुआ एंगल ये भी क्या हो गया? थीटा हो गया। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया? r cos थीटा और ये r sin थीटा। क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हुआ? तो देखिए एक चीज यहाँ पे जो अलग चीज है वो ये है कि हमने हर डेरिवेशन में mg को रिजॉल्व किया था अब तक, लेकिन यहां हम mg को रिजॉल्व नहीं करते। किसको रिजॉल्व करते हैं हम? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को, क्योंकि एक लेवल्ड रोड और एक बैंक्ड रोड दोनों में चेंजेस क्या आए हैं? उसमें बस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डायरेक्शन बदला है और फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल गया है। क्या समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन है, तो फ्रिक्शन को भी हमने क्या किया? रिजॉल्व कर लिया। अब फ्रिक्शन दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है तो ये दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व होगा, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया, एक कंपोनेंट ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है।
अब कौन सा एंगल cos थीटा होगा, कौन सा sin थीटा होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि थीटा कौन सा है। तो देखिए ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा। तो अगर ये थीटा तो ये हो गया f cos थीटा और ये f sin थीटा। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो डायग्राम है उस डायग्राम को बनाना और आपके पास फोर्सेस के जो डायरेक्शंस हैं उनके कंपोनेंट्स बनाना, ये बड़ा जरूरी है। इसके बाद आपको सारी चीजें आसान हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। अब बस ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस हैं। तो पहले वर्टिकल फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं और इक्वेशंस बना लेते हैं। तो देखिए, फॉर वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो देखिए r cos थीटा ऊपर की तरफ है और f sin थीटा और mg नीचे की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f, सॉरी इट विल बी स्मॉल f, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। सो इट विल बी स्मॉल f। कैपिटल और f और स्मॉल f में अंतर होता है, सो इट विल बी प्लस f sin थीटा। हमने क्या किया, इसको f sin थीटा को यहां ले आए, तो r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। चलिए ये आ गया आपके पास एक इक्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पास ये हैं डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है क्या, mv स्क्वायर अपॉन आर। तो आपके पास ये दो फोर्सेस अब हो चुकी हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, एक काम कीजिए, डिवाइड 2 बाई 1 कर दीजिए। सो डिवाइड 2 बाई 1, 2 बाई 1 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, r साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई r cos थीटा माइनस f sin थीटा, f sin थीटा, और नीचे क्या आ गया, RHS में क्या है, mg। तो mg से mg कैंसिल हो गया, आपके पास बचा ऊपर r sin थीटा प्लस f cos थीटा, नीचे r cos थीटा माइनस f sin थीटा। ये वैल्यू आपके पास बच गई। अब देखिए एक चीज, एक काम यहां आपको करना है, वो ये करिए कि न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर वाले पार्ट को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए या r cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो r cos थीटा से डिवाइड करने से पहले मैं फ्रिक्शन की वैल्यू लिख लूं। देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू हुआ करती है F इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, तो इसको हम लिख लें, तो r साइन थीटा प्लस म्यू इंटू आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा माइनस म्यू इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और m से m कैंसिल, तो वी स्क्वायर अपॉन r इंटू जी। ठीक है, नाउ अब इसके बाद एक और टर्म, वो क्या है, वो ये हो गया डिवाइड न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर को डिवाइड करना है बाई r cos थीटा, r cos थीटा से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड कर दिया। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इसको साइन थीटा को cos थीटा से, r cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा क्या आ जाएगा, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा प्लस म्यू इंटू r साइन थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा। क्या समझ में आ गई बात? चलिए नीचे r cos थीटा ऑलरेडी है, नीचे आ गया r cos थीटा माइनस म्यू इंटू r
साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो देखिए आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है आपके पास। एलएचएस में क्या बचा है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आप कहोगे सर कि हमें एलएचएस में भी तो डिवाइड करना चाहिए था, तो एलएचएस में करेंगे तो आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आर से आर कैंसिल, तो आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा। ठीक है, आर से आर कैंसिल, म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इट विल बी म्यू टेन थीटा। एक मिनट, यहां एक गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ ये हो गई, मैंने इसको साइन थीटा लिख दिया, ये कॉस थीटा है, म्यू आर कॉस थीटा। सो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा सिर्फ म्यू अपॉन आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, क्या हो गया 1, आर से आर कैंसिल, माइनस म्यू और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अच्छा तो अब ये वैल्यू तो आ गई, इसका करना क्या है वैल्यू का, आपसे पूछा जाता है कि वो ऑप्टिमम वेलोसिटी बताइए जिस ऑप्टिमम वेलोसिटी पे व्हीकल रोड को क्रॉस कर जाए इजीली, बिना उससे बाहर जाए, बिना उसको क्रॉस किए, उससे क्लियर हो जाए। तो ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या है, v है। सो v की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो rg को उधर ले जाइए। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg इंटू टेन थीटा प्लस 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, और अगर v की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे रूट ले लेंगे, rg इंटू टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम वेलोसिटी, दिस इज ऑप्टिमम वेलोसिटी। एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चन ये नहीं आता कि आप डेरिवेशन करें बैंकिंग ऑफ रूट्स के लिए, आपसे पूछा जाता है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंक्ड रोड। एक बैंक्ड रोड पे आपको डेरिवेशन करना होता है ऑप्टिमम वेलोसिटी के लिए। क्या समझ में आ गई बात? मैं इसको वापस से एक बार से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए, जब भी एक रोड को आप बैंक करते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जो आर पहले परपेंडिकुलर हुआ करता था, वर्टिकली अपवर्ड होता था, वो एक एंगल पे आ गया। जब एंगल पे आ गया तो इसको आपने रिजॉल्व कर लिया, ये आर कॉस थीटा हो गया और ये आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा तो ये बचा हुआ क्या हो गया, ये वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 और इसमें एंगल कितना है 90 का है, ये पूरा 90 का है। इस ब्लैक वाले से ब्लू वाला तक 90 और ब्लू वाले से ब्लू वाला कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ थीटा। चलिए, अच्छा एफ बी फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में हुआ तो फ्रिक्शन को भी आपने रिजॉल्व किया, ये थीटा तो ये थीटा, ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। अब आपने क्या किया, इक्वेशंस बनाई। पहले वर्टिकल फोर्सेस के लिए वर्टिकल फोर्स कौन सी है आपके पास, आर कॉस थीटा, और नीचे क्या है एफ साइन थीटा और एम जी। तो वर्टिकल अपवर्ड फोर्स को एक तरफ लिखा, डाउनवर्ड फोर्स को एक तरफ लिखा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और आर कॉस थीटा एफ साइन थीटा को यहां ले आए, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। चलिए नेक्स्ट आपने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट किया, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इस तरफ है, उसको इधर लिख लिया, और इस तरफ कौन कौन सी है आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। क्या समझ में आ गई बात? उसके बाद आपने डिवाइड 2/1 किया, 2/1 किया तो 2 है आपके पास, ये लिख दिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और 1 है आपके पास ये आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, वो यहां लिख दिया। चलिए उसके बाद आपने क्या किया, आपने लिख दी क्या फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू आर लिखी, कॉस थीटा म्यू आर साइन थीटा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या किया,
आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को r cos थीटा से डिवाइड कर दिया। जब r cos थीटा से डिवाइड किया तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा, म्यू r cos थीटा अपॉन म्यू r cos थीटा। मैंने यहाँ गलती से sin थीटा लिख दिया था तो वो एक्सप्रेशन आने में गलती हो गई थी, लेकिन अब सही लिख दिया उसको। r cos थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर r cos थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा, म्यू r sin थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा। r से r कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, यहाँ r से r और cos थीटा कैंसिल तो ये म्यू हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल 1 बचा और यहाँ पे r से r कैंसिल तो म्यू tan थीटा हो गया इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। अच्छा, अब आपको ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालनी है तो v को आपने एक साइड लिया और रूट लगा दिया, तो आपने क्या किया, rg tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये ऑप्टिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। क्या समझ में आ गई बात? चलिए एक इसमें एक्सप्रेशन और है छोटा सा, वो है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट के लिए। देखते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, करने की कोशिश करते हैं उसको। अदरवाइज ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और देखेंगे छोटा टॉपिक है वो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, उसको देख लेते हैं और